Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying monetary policy. In the previous lecture we have studied about CRR and SLR, and in this lecture we will study repo rate, reverse repo rate, bank rate and these other monetary instruments, right? So let's start with repo rate. See, what is repo rate? Actually, in the previous lecture I have told you that CRR and SLR, right? Through CRR, SLR, RBI tries to control the liquidity in the market, right? But what happens if there is a liquidity which has to be maintained overnight? For an example, that short period of time, right? And bank have to maintain liquidity on daily basis. For an example, that on a particular day, जैसे if there is a Sunday or Monday, any which is a particular day, and on this day the net NDTL should be equal to the assets of the bank. And if there is a mismatch between the assets of an NDTL of a bank, then every bank has to maintain this. And for this, if there is any mismatch between, for an example, that if there is more asset but less NDTL, then through यहाँ पर जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है उनके माध्यम से यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर जो है लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर कभी भी शॉर्ट टर्म की बात होगी तो वहाँ पर जो है CRR और SLR की जगह पर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का यूज किया जाएगा। अब रेपो रेट क्या होती है, अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI lends to scheduled commercial banks for a short period of time, or this may be 1 day, 3 days, 7 days, 14 days and 28 days. So the repo rate is the rate at which RBI lends to the scheduled commercial banks for a short period of time, and RBI provides loan on government securities, treasury bills and other government securities, but not on SLR कोटा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आगे जब हम MSF पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि जो SLR कोटा होता है, राइट, SLR कोटा की जो सिक्योरिटीज होती हैं उन पर भी शॉर्ट टर्म के लिए बैंकें RBI से ऋण लेती हैं, राइट, और उसको ही क्या कहा जाएगा, MSF कहा जाएगा। तो हियर RBI provides loan to commercial bank on government securities other than the SLR quota, and this time period is for up to 14 days, और ये जो है किसी इस विशेष स्थिति में 28 दिन भी हो जाता है। अब अगर हम देखें तो जो रेपो रेट है, रेपो रेट वाज इनिशिएटेड इन 1917 इन USA, right? After that in 1990 RBI also thought to initiate the repo rate in our market, but actually since 2000 the repo rate is being used by RBI, and now this time the repo rate is the benchmark rate or key policy rate here, right? So here repo rate is benchmark rate, right, or we can say that policy rate। at that time जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में RRR जो है, RR रेपो रेट में कमी या वृद्धि से ही जो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी है विच इज डिसाइडेड। आल्सो यहाँ पर अगर आपको और जानकारी मैं आपको बताना चाहूँ तो हियर रेपो स्टैंड फॉर री परचेस और ओ फॉर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, which means that whenever there is a short term requirement, जब बैंकों को शॉर्ट टर्म के रिक्वायरमेंट होती हैं तो बैंकें अपने पास में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल होते हैं उनको RBI को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, राइट। RBI
को वो जो है सिक्योरिटीज़ दे देते हैं और इस प्रॉमिस पर कि हम इनको कुछ समय बाद फिर से क्या कर लेंगे, रीपरचेस कर लेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास जो सिक्योरिटी हैं, जैसे ये यहाँ पर हो जाएगा कमर्शियल बैंक, यहाँ पर हो जाएगा आरबीआई। तो गवर्नमेंट जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल्स को आरबीआई को दे देंगे और आरबीआई से ये प्रॉमिस करेंगे कि हम जो जितना भी रेपो पीरियड है, 1 दिन का है, 3 दिन का है, 7 दिन है, 7 दिन बाद वही की वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रीपरचेस कर लेंगे और इसके लिए हम इसको 4% पे परचेस करेंगे या 5% पे परचेस करेंगे, तो उसे ही क्या बोला जाता है, रीपरचेस रेट बोला जाता है, जिसपे ये खरीदती हैं या रीपरचेस करती हैं। तो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग हुआ और जनरल सेंस में हम सीधा ये कह सकते हैं कि रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या फिर हम ये भी कहें कि रेपो रेट के माध्यम से ही आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को पंप करती है। अब अगर सीधी सी बात है कि यहाँ पर कम समय में जो लिक्विडिटी में मिसमैच होता है उसके लिए यहाँ पर आरआर को किया जाता है और ये टेबल मैंने आपको पहले भी बताई है कि इफ देयर इज अ इन्फ्लेशन, राइट, देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन इन द मार्केट, देन व्हाट विल हैपन, RBI increase the repo rate and when repo rate would be increased तो जो है commercial bank will take less short term loan from the RBI और जब वो अपनी requirement के लिए less जो है या कम जो है शॉर्ट टर्म लोन लेंगी तो their credit creation capacity of commercial bank will decrease and it means that there is a decrease in liquidity also and when liquidity decreases the interest rate would increase, right here, and when interest rate is increase this will lead to reduce in consumption expenditure and investment एक्सपेंडिचर और उसकी वजह से जो ओवरऑल डिमांड है वो कम हो जाएगी एंड इन्फ्लेशन वुड बी कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, राइट। अब इसका वाइस वर्सा आपको पता है कि व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन और डिफ्लेशन, सो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आरबीआई वुड डिक्रीज द रेपो रेट एंड बिकॉज ऑफ दिस commercial banks will take more short term loan from the RBI और जब वो ज़्यादा मात्रा में लोन लेंगे तो their credit creation capacity of commercial bank will increase as a result increase in the liquidity and therefore the reduction in the interest rate और जब interest rate कम होंगे तो increase in consumption expenditure और invest expenditure और जब यहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी तो फिर सीधी सी पता है कि यहाँ पर नए उद्योग धंधों की स्थापना होगी दैट विल लीड टू कम आउट फ्रॉम द रिसेशन सिचुएशन, राइट। नाउ वी विल स्टडी द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट RRR, राइट। अब RRR क्या होती है वो समझिए। देखिए scheduled commercial banks, if we talk about the definition, then scheduled commercial banks loans to RBI for short term or overnight basis against the collateral of eligible government securities, so this rate is called reverse repo rate। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को क्या कर रही है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रही हैं। ये एक तरीके से अब आरबीआई को तो यहाँ पर लोन लेने की जरूरत नहीं है, विच मीन्स दैट यहाँ पर आरबीआई को हम वास्तविक रूप से क्या कह सकते हैं वो समझिए। व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी विच इज क्रिएटिंग हायर इन्फ्लेशन, राइट। और इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से जब जो आरबीआई है उसको पूरे मार्केट में से लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करना पड़ेगा और इसके लिए आरबीआई व्हाट विल हैपन, राइट, आरबीआई विल टेल द कमर्शियल बैंक यू कैन लोन टू अस, और जो जितनी भी कमर्शियल बैंक है मार्केट में जिस दर पर वो लोन दे रही हैं और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट
जो है आरबीआई ट्रिपल आर को बढ़ा देगी तो ये जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी एक्सेस लिक्विडिटी को किसको दे देंगे, यहाँ पर आरबीआई को दे देंगे। तो इस माध्यम से जब कमर्शियल बैंक को उतना ब्याज मार्केट में नहीं मिलेगा, उससे अधिक अगर ब्याज आरबीआई देगी तो वो अपना पूरा का पूरा जो पैसा है उसको कहां पर पार्क कर देंगे, आरबीआई में पार्क कर देंगे। तो यहां पर दो परिभाषाएं निकल के आती हैं कि रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई एब्जर्व्स द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, और वी कैन से दैट रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑन विच आरबीआई absorbs liquidity, excess liquidity from the market, or triple R is the rate at which scheduled commercial banks park their money in the RBI, right? और सीधी सी बात है कि जब सभी कमर्शियल बैंक अपनी मनी को आरबीआई में जमा कर देंगी या पार्क कर देंगी तो उससे मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, राइट? अब अगर हमको एग्जाम्स में लिखना हो तो सीधा सा हमारे पास में ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि व्हेन देयर इज अ इन्फ्लेशन, राइट? अब सीधी सी बात है जब इन्फ्लेशन की समस्या होगी तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, सॉरी आरबीआई, व्हेन देयर इज अ इन्फ्लेशन इन द मार्केट देन आरबीआई इंक्रीज द ट्रिपल आर, राइट? और इसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक विल पार्क मोर मनी विद आरबीआई। तो जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो सभी कमर्शियल बैंक अपना जो जितना भी एक्सेस मनी है उसको कहां पर पार्क कर देंगी, आरबीआई में। देयरफॉर द लिक्विडिटी वुड बी डिक्रीज्ड, और आपको पता है कि जब लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो लोन क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे, और फलस्वरूप जो है इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। और इसका वाइस वर्सा, जब क्या होता है, डिफ्लेशन होता है या फिर क्या होगा, रिसेशन की अवस्था होगी, उस केस में आरबीआई विल रिड्यूस द रिवर्स रेपो रेट। और जब रिवर्स रेपो रेट होगा तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपना पैसा जो है आरबीआई में पार्क नहीं करेंगे। इसका मतलब बैंकों को सस्टेन करने के लिए लोन देना पड़ेगा और उनके पास में लिक्विडिटी भी ज़्यादा होगी तो वो लोन देंगे तो सीधी सी बात है कि जो डिमांड है वो बढ़ेगी और जो हमारा जो है our economy will come out from the situation of recession, right? Next is बैंक रेट। यहां पर जो रेपो रेट है, राइट, वो एक तरीके से बैंक रेट के समान ही होती है, बट देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस हियर, राइट? जो है रेपो रेट मीन्स आरबीआई लोन्स टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म ऑन रेपो रेट, और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहां पर क्या आता है, बैंक रेट आता है। सो बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई इज रेडी टू बाय एक्सचेंज डिस्काउंट ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज अदर कमर्शियल पेपर्स, राइट? इसका भी ये जो है डेफिनेशन है, अगर इसका भी हम सीधा सा मतलब ये देखें तो सीधा सा मतलब क्या है कि जब कभी भी जो कमर्शियल बैंक है, whenever commercial bank require money, so commercial बैंक अपनी जो जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या फिर अन्य उनके जो असेट्स हैं वो आरबीआई को दे सकते हैं, और आरबीआई उन पर क्या करेगी, उन बैंकों को लोन दे देगी, राइट? या तो गवर्नमेंट उनको क्या कर लेगी, खरीद लेगी, राइट? या फिर उनको एक्सचेंज भी कर सकती है, या उन पर क्या दे देगी, डिस्काउंट भी दे देगी, राइट? डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कमर्शियल बैंक ने यहाँ पर 4 लाख की जो सिक्योरिटी है वो आरबीआई को दे दी और 4 लाख का क्या ले लिया, लोन ले लिया। अब यहाँ पर इसको वापस खरीदने के लिए अगर आरबीआई यहाँ पर डिस्काउंट दे देगा तो कमर्शियल बैंक को क्या होगा, कम ऋण देना पड़ेगा, इसीलिए आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक फिर से उनको आरबीआई के पास क्या होंगे, रख देंगे, राइट? और यहाँ पर ऐसी कर जो आरबीआई ही तब करती है जब मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई रेडी टू बाय एक्सचेंज डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर कमर्शियल पेपर्स, और सिंपल वर्ड्स ऑन दीज आरबीआई लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, राइट? सो इन अदर वर्ड्स
bank rate is the rate at which RBI loans to other commercial banks for a long term. So here is the difference between रेपो रेट एंड बैंक रेट. यहाँ पर जो है रेपो रेट पर आरबीआई कम समय के लिए लोन उपलब्ध कराती है एंड एट बैंक रेट आरबीआई लोन्स टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर अ लॉन्ग टर्म, राइट. एंड टू मेंटेन द बैंक रेट इट इज अंडर द सेक्शन ऑफ 49 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. अब देखिए, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि पिछले लेक्चर में हमने इस पर चर्चा की थी कि बैंक रेट इज अ कन्वेंशनल मेथड ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द मार्केट, बट आफ्टर 2011 आरबीआई uses repo rate in place of bank rate. RBI uses here, RBI uses, see, bank rate, RBI uses repo rate in place of bank rate to control the liquidity, right. अब यहाँ पर RBI uses repo rate as a policy rate or benchmark rate. Then what is the need of bank rate? At present the bank rate is used to penalize the commercial bank for their penalty. As I told you that every commercial bank has to maintain CRR and SLR on daily basis, and if bank are unable to maintain the CRR and SLR, then RBI will punish them and RBI will take penalty. And what is the penalty? If commercial banks are unable to maintain SLR and CRR for 1 day, then the penalty would be repo bank rate plus का 3%. If bank are unable to maintain the NDTL, or we can say that SLR or CRR, then bank has to pay the penalty bank rate plus का 3% for 1 day. And if bank are unable to maintain the CRR and SLR quota for more than 1 day, then definitely the bank have to pay the penalty bank rate plus का 5%, right. So in this way we can see that now this time the bank rate is being used by the RBI to take or to penalize the commercial bank if they are unable to maintain CRR and SLR, right. And now what will be the effect of bank rate? See, if there is a inflation, then what will happen? RBI will increase the bank rate. When bank rate would be increased, then what will happen? Commercial bank will take less long term loan from the RBI, therefore their credit creation capacity will decrease, and this will lead to decrease in liquidity in the banks, and interest rate जो है वो increase हो जाएंगे, and because of this reduction in consumption expenditure and investment expenditure, the demand will go down. As a result, the prices of goods also go down, and RBI would be able to control the inflation. And vice versa, if there is a situation of recession and deflation, RBI will increase the bank rate. Commercial bank will take more long term money from RBI. Their credit creation capacity will increase, liquidity will increase, and as a result interest rate will go down, or when interest rate will go down, increase in consumption expenditure or investment expenditure, this will lead to increase in demand. As a result, you know, our economy will come out from the deflation situation and recession. Next, open market operations here, right. Here RBI tries to control the liquidity in the market, and if we take a situation, see, RBI has used SLR, CRR, repo rate, reverse repo rate, but despite this RBI is unable to control the liquidity from the market, then it uses its open market operation, right. In OMO, RBI deals in buying and selling government securities
treasury bills and other securities in the open market. Here actually RBI sells and buys the securities through commercial banks, NBFCs and financial institutions. So RBI here does not directly sell or buy. RBI through commercial banks, NBFCs buys or purchases the government security to increase or decrease the liquidity in the market, right? Now understand, when RBI buys the securities from the market, then liquidity would increase, right? As you know that यहाँ पर अगर हमने ऐसे कहा कि जब RBI सिक्योरिटी को खरीदेगी तो बदले में लोगों को क्या देगी, पैसा दे देगी, राइट? तो मार्केट में जो जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं उनको RBI खरीद लेगी और उनके बदले में जब खरीदेगी तो क्या करेगी, पैसा दे देगी. इट मीन्स दैट सीधा सा है कि व्हेन RBI बाइज द सिक्योरिटीज, RBI जो है pump the liquidity in the market. Simple, when RBI buys securities, liquidity increases, or we can say that by buying the securities, RBI pump the liquidity in the market. Or when RBI sells its securities, right? When sells its securities, the excess of liquidity would decrease. It means that the liquidity here decreases. So when RBI sells the security, लोग जब उस सिक्योरिटी को खरीदेंगे तो वो पूरा का पूरा पैसा RBI को दे देंगे और लिक्विडिटी जो है वो क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी. तो इस तरीके से यहाँ पर जो है RBI क्रेडिट कंट्रोल करता है थ्रू OMO के माध्यम से. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट? व्हाट इज अ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? सी यहाँ पर जो है the MSF has been introduced by the RBI to effectively control the short-term mismatch between assets and liabilities, conduct monetary transactions and prevent the short-term fluctuation here. अब बेसिकली हो क्या आता है कि आप समझिए, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म है, if there is a mismatch between short term, then RBI through repo rate and through reverse repo rate maintains the liquidity in the market. But as you know that RBI lends to the commercial bank when on a government security or treasury bill other than SLR कोटा. अब हमने मान लिया कि यहाँ पर बैंक को जो है लोन लेना है RBI से, बट बैंक डज नॉट हैव एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एनी ट्रेजरी बिल. अब गवर्नमेंट के पास में जितनी भी सिक्योरिटी थी उसने RBI को जो है अपनी जो पूरी की पूरी जितनी भी सिक्योरिटी थी वो RBI को पहले ही दे दी है और लोन ले लिया है. बट डिस्पाइट दिस इफ द कैश इज रिक्वायर्ड फॉर द बैंक देन व्हाट विल हैपन, राइट? और दूसरी चीज यहाँ पर बैंकों की भी एक डिमांड थी कि उनको SLR कोटा जैसे 28 से 19% है. सो बैंक नीड टू मेंटेन 18 and 90% of their SLR quota in the form of cash and government securities. और ऐसा करते समय उनको कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है. तो बैंकों का कहना था कि हमारे पास में ये जो SLR कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, राइट, और जो ट्रेजरी बिल हैं, इन पर भी हमको थोड़ी बहुत इनकम मिल जाए तो तब जाकर जो है ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लाई गई है. सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है रेपो रेट में भी RBI अन्य बैंकों को लोन देता है, परंतु जो SLR कोटा की जो सिक्योरिटीज होती हैं उन पर नहीं. मार्जिनल जो होता है MSF, इस पर RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक बट ऑन SLR कोटा सिक्योरिटीज. बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस हियर. यहाँ पर केवल और केवल उनके कुल NDTL का 1% ही उनको क्या दिया जाएगा, लोन में दिया जाएगा. सो नाउ वी कैन सम अप दैट MSF इज द रेट एट विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 1% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट, और वी कैन से दैट
NDTL on SLR quota securities. So here you need to note down two things. First is 1% of their total deposits, and second is on government quota, SLR quota government securities. See, second, the MSF came into effect from 2011, right? And it is because of to control the mismatch between assets and liabilities conducted to monetary transactions and prevent the short-term fluctuation, right? And I would like to tell you here 8th point, which is as here in the first slide I told you that SDF here, sorry this was another slide, SDF, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो MSF है और SDF है उसमें एक थोड़ा सा और अंतर है। यहाँ पर SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, यहाँ पर जो है इसका 2014 से उपयोग शुरू हुआ है। SDF is the rate at which RBI can observe all the liquidity from the market without selling its government securities। भाई RBI के पास में भी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो लिमिटेड मात्रा में होती हैं, और जो SDF है ये किसी विशेष स्थिति में, जैसे उदाहरण के तौर पर समझियो यहाँ पर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंकों के पास में जो जितने भी ओल्ड करेंसी नोट्स थे दे वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, एंड एट दैट टाइम बैंक हैड अ ह्यूज लिक्विडिटी। अगर बैंक उतनी लिक्विडिटी के ऋण दे देती तो फिर क्या होता, पूरा मार्केट क्रैश हो जाता। इसीलिए SDF का प्रयोग करते हुए बगैर किसी विदाउट ऑन एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी SDF through SDF RBI sucked all the liquidity from the bank। और यहाँ पर 2019 में इसका एक बिल भी पारित होना है, कहाँ से, गवर्नमेंट से, कि जब कभी भी जैसे विमुद्रीकरण होता है या कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उस स्थिति में RBI could suck the excess liquidity without on government security, so which is here SDF, right? तो हम यहाँ पर जो है we have studied all the quantitative tools here, right? Now we will discuss the qualitative instruments. What are the qualitative instruments? See, जो quantitative tools होते हैं हमने देखा था कि quantitative tools में अगर हम किसी भी रेट को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उससे लिक्विडिटी पर क्या होता है, सीधा असर पड़ता है। मीन्स थ्रू क्वांटिटेटिव टूल्स द लिक्विडिटी आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, बट इन क्वालिटेटिव टूल्स जो लिक्विडिटी होती है उसको किसी एक विशेष डायरेक्शन में प्रमोट किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इफ देयर आर टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, सेक्टर फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड सेक्टर सेकेंड इज industrial sector, and if we assume that there is a lack of liquidity in the agriculture, then through qualitative tools what will RBI do? RBI will make a policy to promote the loans in agricultural market so that here the liquidity could be increased and agricultural development could occur in our economy. So in simple words we can say that qualitative tools of monetary policy focus on increasing or decreasing the credit flow in specified and specific area of economic activities. These instruments direct the credit to a particular use, right, and they control the flow of money and liquidity more effectively. तो सीधी सी बात है, किसी एक स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड एरिया में उस पूरे के पूरे क्रेडिट को या लिक्विडिटी को प्रमोट कर देना ताकि उस क्षेत्र में जो है वो डायरेक्ट हो जाए, राइट। अब यहाँ पर जो है क्वालिटेटिव टूल्स में भी आरबीआई के पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फर्स्ट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, राइट। अब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इफ वी टॉक अबाउट सेलेक्टिव देन क्रेडिट एंड कंट्रोल एंड इट कैन हैपन बाय टू वेज। जैसे सबसे पहले इसमें क्या होगा,
RBI will determine the sector, right? For an example that there is industrial sector और agricultural sector. अब यहाँ पर जो क्रेडिट फ्लो है उसको RBI के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। हो सकता है कि RBI यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसमें जो क्रेडिट फैसिलिटी है या जो लोन उपलब्ध है उस पर एक लिमिट कर दे कि जब बैंक कैन प्रोवाइड लोन इन पर्टिकुलर एरिया नॉट मोर देन दिस लिमिट। सो इससे क्या होगा कि एक जो है क्रेडिट फ्लो उसमें एक लिमिट के बाद में नहीं होगा। एंड दूसरा क्या होगा कि RBI कैन प्रमोट द क्रेडिट फ्लो इन another sector. So this is all about the selective credit control, and we can say that the selective credit control is a discriminatory policy of the central bank regulating to the certain selective sectors of the economy, and its main purpose is to prevent or discourage the unsolicited economic activities and lending to non-priority sectors by the commercial banks, right? तो यहाँ पर जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर हैं या फिर जो दूसरे सेक्टर हैं उसमें यहाँ पर RBI प्रिवेंट करेगी, और दूसरी ओर जहाँ पर आवश्यकता है इन दैट सेक्टर RBI विल प्रमोट द क्रेडिट फ्लो, राइट? सेकेंड थिंग इज हियर विच इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। देखिए ये भी बहुत ही आसान होता है। एज यू नो दैट व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन हैज़ टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक देन ही हैज़ टू टेक अ कोलेटरल इन द बैंक, right? And as you know that the securities or collateral, if we talk about, so bank provide loans to borrowers against a certain security assessed, or we will talk about collateral, and on these bank provide a loan, right? But there is a difference between the actual price of a particular asset or collateral and the loan provided, and the difference is called here marginal requirement. For an example that जैसे आपके पास में 5 लाख का कोई क्या है एक ऑर्नामेंट है, आप चाहते हैं कि इसको आप कोलेटरल के तौर पर रखकर RBI से गोल्ड लोन ले ले, लेकिन मतलब किसी बैंक से लोन ले ले, सो द बैंक विल नॉट गिव यू 5 लाख रुपीज एज अ लोन। बैंक आपको मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 लाख, या जैसे हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम आपको 4 लाख का क्या उपलब्ध कराएगी, लोन कराएगी। तो यहाँ पर जो 1% बचा, राइट, मतलब यहाँ पर जो 5 लाख में 1 लाख जो बचा है यही क्या कहलाता है, यहाँ पर मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है, राइट? अब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जैसे हमने पहला यहाँ पर पढ़ा था सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, वही का वही मैकेनिज्म इधर है। जिस सेक्टर में भी RBI को क्रेडिट फ्लो को प्रमोट करना है उसमें इस जो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट है उसको बहुत क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। जैसे अगर किसी को एग्रीकल्चरल क्षेत्र में लोन लेना है, भाई जैसे अगर उसको बीज सीड खरीदनी है या कुछ भी खरीदना है, तो वहाँ पर जब कोलेटरल रखेगा तो उसको जो मार्जिनल है वो कम रखेंगे, तो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेक्टर में लोग लोन क्या होंगे, ज़्यादा लेंगे। देयरफॉर देयर वुड बी ईज ऑफ टेकिंग लोन्स, और वी कैन से दैट देयर वुड बी इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और इसका विपरीत भी है, जहाँ पर इफ where the government wants to increase the flow of credit, the credit margin जो है उसको क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। और इसका उल्टा भी हो जाएगा, जहां पर बैंक को क्या करना है कि क्रेडिट को कम करना है, वहां पर जो है वो मार्जिन को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो इस तरीके से जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है उसके माध्यम से RBI कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट, राइट? जहां पर मार्जिनल जो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम होगी वहां पर जो है क्रेडिट जो है क्रेडिट फ्लो आसानी से होगा, और जहां पर जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट अधिक होगा वहां पर क्रेडिट का फ्लो क्या होगा, कम होगा, राइट? थर्ड हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा रैशनिंग ऑफ क्या हो जाएगा, क्रेडिट, राइट?
रेशनिंग ऑफ क्रेडिट विच मीन्स व्हाट हैपेंस, सी ये तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव टूल्स है। इस टूल्स में क्या होता है कि इफ बैंक आर फ्री टू प्रोवाइड लोन then definitely bank will provide a loan where they get higher interest rate, right? And therefore bank provide loan to businessmen or industrial sector, and in the second sector वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या किसी भी दूसरे क्षेत्र में बैंक जो है वो क्रेडिट या लोन उपलब्ध नहीं कराती हैं। इससे होता क्या है कि एक क्षेत्र में जो है वो आसानी से क्रेडिट अवेलेबल होता है, देयरफॉर देयर इज अ डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड इफ वी टॉक अबाउट अनदर सेक्टर देन देयर इज अ लैक ऑफ क्रेडिट, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ लैक डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। एंड टू solve this problem, what RBI does here, RBI decides a limit, and here what RBI did, RBI told that 40% is loan, right? जैसे गवर्नमेंट ने जो टोटल लोन दिया है उसमें से जो 40% लोन है, the all commercial bank has to provide a 40% loan in a selective priority sectors, राइट आगे हम इनकी बात करेंगे। तो ये तो पहली चीज हो गई कि यहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूट 40%, आरबीआई कैन डिसाइड दैट एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू प्रोवाइड लोन 40% ऑफ देयर टोटल लैंड इन द प्रायोरिटी सेक्टर, और इसमें भी यहां पर आरबीआई कैन डिसाइड द लिमिट इन अ पर्टिकुलर एरिया। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर की ही बात करें तो उसमें से जो 18% है वो केवल और केवल किसको दिया जाएगा, यहां पर कृषि को ही दिया जाएगा, राइट। 80% जो टोटल क्रेडिट है गिवन टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। और यहां पर अगर हम देखें तो प्रायोरिटी सेक्टर जो होता है उसमें कई आ जाते हैं, जैसे माइक्रो स्मॉल, हाउसिंग, एक्सपोर्ट, लोन, रिजर्वेबल एनर्जी एंड अदर्स, राइट। तो यहां पर ये जो जितने भी हैं इन पर यहां पर कर सकती है। तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का सीधा सा मतलब ये हुआ कि आरबीआई कैन डिसाइड दैट कमर्शियल बैंक हैज टू provide 40% loan in a particular priority sector lending, right? Priority sector, right? And in priority sector में भी जो है कुछ परसेंटेज जो है वो निर्धारित मदों के लिए यहाँ पर कर दिया जाता है, और इससे क्या होगा, इससे जो क्रेडिट फ्लो है वो पर्टिकुलर सेक्टर में इंक्रीज होगा, और हो सकता है कि दूसरा जो सेक्टर हो उसमें डिक्रीज हो जाए, राइट। Next is for moral suasion. Moral suasion is very easy, right? What you do, for an example that अगर कोई भी व्यक्ति, if your friend is doing misbehaving with you, then at first what will you do? You will advise him. You will advise him that you should not do this and that, right? And after that, or despite that, if he does not amend himself, then definitely you will punish him. तो यहाँ पर भी वही होता है, here RBI governor through newspaper, right? Through newspaper, through speeches, through inductive, through discussions, public discourse, right? And through any other medium, RBI try to indicate the banks. It means that RBI provide indicative messages to the बैंक। यहाँ पर जो आरबीआई गवर्नर होता है वो किसी कॉलेज के व्याख्यान में या न्यूज़पेपर में या किसी भाषण में कुछ भी जो है वो एक तरीके से दोनों के लिए, एक तो जो दूसरी कमर्शियल बैंक हैं उनके लिए और जो जनता है उन दोनों के लिए वो अपने विचारों को रखता है। सो आरबीआई पुट द इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन और इंडिकेट टू रेगुलेट अ पर्टिकुलर पॉलिसी। अब यहाँ पर जब आरबीआई का गवर्नर पब्लिक डोमेन में, जैसे वर्तमान समय में भाई जो है बैंक है वो कृषि क्षेत्र में या लोन दे नहीं रही, पर आरबीआई यहाँ पर अगर ये पब्लिक डोमेन में कहता है कि जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास में पैसा है लेकिन वो जो है वो पैसा अभी भी कृषि क्षेत्र में ऋण पर नहीं दे रहे, तो ये एक तरीके से जो है
वो बैंकों के लिए क्या होगा, मैसेज होगा। एंड इफ द कमर्शियल बैंक पिक दिस मैसेज एंड दे फॉलो दिस पॉलिसी देन डेफिनेटली इट वुड बी गुड फॉर द इकोनॉमी। परंतु अगर जो जितने भी मोरल सुएसन है, मतलब नैतिक प्रभाव है, राइट, मोरल सुएसन के बावजूद भी अगर यहाँ पर जो बैंकें हैं वो और जो लोग हैं, लोग भी अगर अपनी बैंकिंग हैबिट को इम्प्रूव नहीं करते हैं और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी आरबीआई की जो एडवाइस है या आरबीआई का जो मोरल सुएसन है उसको ध्यान नहीं देते हैं, सो हियर आरबीआई फॉलोज द डायरेक्ट एक्शन। सीधी सी बात है, आरबीआई कैन टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट बैंक्स एंड नॉन बैंक्स। पहले तो जो है मोरल सुएसन के माध्यम से आरबीआई ट्राई टू इन्फॉर्म और इंडिकेट द बैंक एंड नॉन बैंक एंटिटीज, परंतु उनकी एडवाइस के बावजूद भी if they do not follow the rules and regulations then RBI can take punitive actions. For an example, if जो बैंक और जो नॉन बैंक एक्टिविटी हैं वो आरबीआई एक्ट, बैंक रेगुलेशन एक्ट, राइट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो कि ब्लैक मनी के लिए है, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हवाला रोकने के लिए, अगर ये एक्टिविटीज अगर कोई भी बैंक और नॉन बैंक एक्टिविटी करेगी सो हियर गवर्नमेंट कैन टेक प्यूनिटिव एक्शंस, राइट। तो ये दोनों से अब नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इट इज़ वेरी इजी। देखिए क्या होता है कि बैंकें ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए बैंक प्रोवाइड लोन टू अ पर्टिकुलर सेक्टर वेयर दे गेट अ ह्यूज इंटरेस्ट। देयरफॉर हमारी इकोनॉमी में कई ऐसे सेक्टर हैं और उनमें लोन की और क्रेडिट की क्या है, अवेलेबिलिटी कम होती है, और उनको ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाइड किया है जिनको हम प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं, राइट। सो प्रायोरिटी सेक्टर refers to agriculture, small enterprises and viable and reliable low income housing projects in such sector of the economy that do not get timely and adequate credit due to lack of special arrangement. Therefore, RBI has directed every commercial bank to provide 40% loan of their total loan. So 40% loan has to be given in the priority sector. और यहाँ पर जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर एंड लोन्स हो जाएगा, राइट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हियर द बैंक्स आर ये बैंकों के लिए कंपलसरी है कि उनको 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देना ही होगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर एग्रीकल्चर में 18% है तो कुल लोन का उनको 18% दे हैव टू प्रोवाइड द लोन इन एग्रीकल्चरल एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट loans, right, then micro, small and medium industries, housing loans, education loans, right, export loans, loans for social infrastructure and renewable energy and other loans, right. So these were the priority sector lending. So these were the monetary policies जहाँ पर जो quantitative tools हैं, through quantitative tools RBI increases or decreases the liquidity in the market, and through qualitative tools RBI promotes liquidity in particular sector and disrupts the liquidity in a particular sector, right. So this was all about monetary policy. In the next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.